तो यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। 4 बेटे थे इनके, नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। इसके बाद में बात करते हैं कि प्रतिदिन ये 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, और जिंदगी भर इतना चले कि अगर पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाते, इतना पैदल चले थे। प्रतिदिन कितने चलते थे? 18 किलोमीटर। इसके बाद में 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 4 महाद्वीप, 12 मुल्कों में नागरिकों के अधिकारों से जुड़े आंदोलन का श्रेय भी इनको प्राप्त है। साथ में ब्रिटेन में उनकी मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, जो शुरुआत में प्रारंभिक जो इनका सत्याग्रह था 1917 के अंदर। तो उस समय किसानों को एक अनुबंध यानी 3/20, 20 में 20 कट्टा और 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। किसान इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया, और तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया और सरकार झुकी जांच के लिए आयोग का गठन किया गया, और इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का जो 25% हिस्सा है वो किसानों को वापस किया गया। इसके बाद में गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि भी दी थी। इसके बाद हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ होने की। तो सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के निबंध डिसओबीडियंस से ली थी, और गांधी जी ने सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग है वो कहां पे किया था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम सत्याग्रह कहां पे था? चंपारण, बिहार के अंदर। इसके बाद में गोखले जी की सलाह पर 1915 और 16 के अंदर 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण भी किया था। इसके बाद में 1917 से 18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया था इन्होंने। चंपारण सत्याग्रह के आगे यहां पे देख सकते हो खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर हुआ। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा। बावजूद इसके सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी थी। जबकि राजस्व की जो व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए, लेकिन किया नहीं गया, बल्कि 23% जो मालगुजारी है वो और बढ़ा दी गई। और इस पर गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दे तो जो सक्षम किसान होंगे वो स्वयं कर दे देंगे, यानी उनसे जबरदस्ती कर वसूलने की जरूरत नहीं, वो स्वयं अपनी स्वेच्छा से कर दे देंगे। इसके बाद में सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। इसके बाद में बात करते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल की, जो कि 1918 के अंदर हुई। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था, और यहां पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भी भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी, और इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए, और इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, जिसने किसान मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% यानी 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। इसके बाद में खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, तो 1919 से 1924 के बीच में यह हुआ था। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से क्लिक करके आप पीडीएफ प्राप्त कर पाओगे। तक पुनः यहाँ पे उद्देश्य देख सकते हो, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो तुर्की में खलीफा के पद की स्थापना करना खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था, और अंग्रेजों पर दबाव भी बनाना चाहते थे। रोलेट बिल, जलियांवाला बाग के फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया, और गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एकमत हो गए।
खलीफापद की समाप्ति, तो राष्ट्रवादी मुस्तफा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया था क्या, खलीफा का पद। कारण यहां पे देख सकते हो आप, गांधी जी धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार को पहचानना, उनके बीच आपसी झगड़ा था लेकिन सभ्यता मूलक एकता भी थी। इसके बाद में बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, जो कि 1920 के अंदर हुआ। तो श्री चीमन लाल शीतलवाड़ के अनुसार वायसराय लॉर्ड कुर्सी पर हताश बैठ गया और अपने दोनों हाथ सिर पर थामकर फूट पड़ा और इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ों पर प्रहार किया। उद्देश्य यहां पे देख सकते हो, ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की जो मशीनरी है उसको बिल्कुल ठप करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। प्रारंभ की बात करें तो 1920 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु क्या क्या प्रयास किए गए वो यहां पे आप देख सकते हो। सरकारी उपाधियों वेतनिक और अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया गया। इसके अलावा यहां पे सरकारी उत्सवों, दरबारों में सम्मिलित न होना, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग कर दिया गया। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया गया, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया और विदेशी माल का भी यहां पे बहिष्कार किया गया। आंदोलन की समाप्ति और उसका कारण बता दें आपको, गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। चोरा चोरी कांड क्या था, तो चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी 1922 गोरखपुर के पास एक कस्बा है, यहां 4 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी और जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मरे और इस घटना को चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के पश्चात की यहां पे बात करते हैं, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 के अंदर। तो लॉर्ड बर्कनहेड जो कि भारत के सचिव थे ने राष्ट्र नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी थी जिसे सभी स्वीकार करें और 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों को सहमति से संविधान का मसौदा बनाया जाए। 19 मई 1928 को आमिद अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ और इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसलिए इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में नेहरू समिति के रिपोर्ट की जो सिफारिशें वो यहां पे देख सकते हो। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए, भाषाई आधार प्रांतों का गठन हो, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य हो किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होना चाहिए, केंद्र व प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति विभाजन, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संघ लोक सेवा आयोग की यहां पे स्थापना। इसके बाद में साइमन कमीशन 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन 1927 के अंदर साइमन कमीशन का गठन किया गया। किसके लिए? जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। और अध्यक्ष कौन थे इसके? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। और इसके विरोध का कारण यहाँ पे देख सकते हो, इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। और कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में बहिष्कार का निर्णय लिया गया साइमन कमीशन के। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई में भारत पहुंचा था।
और साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक बार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। और 1928-29 के बीच साइमन कमीशन 2 बार भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार किया गया। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करना, अखिल भारतीय संघ के विचारों को ना माना जाए और वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए और उसका अलग संविधान हो। इसके बाद में हम बात करते हैं दांडी मार्च की, नमक सत्याग्रह की। तो गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 यानी 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पैदल यात्रा की और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की। दर्शना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब मणिलाल गांधी जी के जो बेटे थे ने किया। और उत्तर पूर्व में यहाँ पे देख सकते हो इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी और इन्हें नागालैंड की जोन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। इसके बाद में गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। सदस्य 89 इसमें सदस्य भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसके बाद में गांधी इरविन समझौता, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कांग्रेस व महात्मा गांधी का साथ चाहते थे और इसी के चलते गांधी जी और वायसराय के बीच वायसराय इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौते का उद्देश्य, इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने और सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने की बात मान ली गई। 1931 में हुआ, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्यों के रूप में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन सामुदायिक समस्या की विवाद के कारण असफल रहा था। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 6 अप्रैल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। कारण यहां पे देख सकते हो, यंग इंडिया समाचार पत्र में लेख के द्वारा सरकार ने 11 सूत्री मांगे की और उनके माने जाने पर सत्याग्रह की चर्चा बंद करने को कहा व 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। सरकार ने मांगे नहीं मानी, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। प्रमुख यहाँ पे कार्यक्रम देख सकते हो, नमक का कानून तोड़ना, कर भुगतान न करना, विदेशी बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का त्याग। इसके बाद में बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य। तो कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। इसके बाद में बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। भारत को जल्दी आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला था। मूल मंत्र यहाँ पे करो या मरो यानी डू और डाई। परिणाम इस आंदोलन का रहा कि यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ही ना करवा पाया हो, लेकिन दूरगामी सुखदायी रहा। इसलिए भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास था ये। और माउंटबेटन की यहाँ पे घोषणा लॉर्ड बावेल के स्थान पर है। लॉर्ड माउंटबेटन को फरवरी 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। तब उसने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे जरूर शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।